नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। विशेष प्रोग्राम के साथ मैं हूं आसिया। विपक्षी एकता की मुहिम में संयोजक के पद को लेकर बिहार में सियासत जोरों पर है। वार पलटवार का दौर चल रहा है और इस सियासी हमले पर सीएम ने करारा वार किया है। देखिए रिपोर्ट। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की मीटिंग में एनडीए के खिलाफ लड़ने का एजेंडा सेट हो गया कि एनडीए से मुकाबले के लिए इंडिया होगा। लेकिन इस मीटिंग में कुछ सेट नहीं हुआ तो वो है संयोजक का पद। अब बेंगलुरु में संयोजक का पद सेट हुआ नहीं तो बिहार की सियासत के लिए बड़ा रास्ता बन गया। सियासत का ये रास्ता तब और भी मजबूत हो गया जब बड़ी खामोशी से सीएम नीतीश बेंगलुरु से पटना लौट गए। संयोजक के पद के बहाने ही बीजेपी सीएम नीतीश पर हमलावर हो गई। सियासी हमले होने लगे, हमले बढ़ते गए, पलटवार जेडीयू से चलता रहा और इस सियासी वार पलटवार के बीच आखिरकार सीएम ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। साफ कह दिया, बकवास है बेंगलुरु विवाद, पद का नहीं है मुझे कोई लाभ, लक्ष्य बस विपक्षी एकता की मुहिम है। हम क्या खेल नाराज? तो ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि आपने तो बीजेपी का उस मीटिंग से क्या लेना देना है? आप बोलिए ना, तरह तरह की बात लोग करते हैं। आप लोग भी यहाँ बैठे हो, हम चले गए, इसलिए कोई खास बात तो है नहीं। वहाँ तो बात हो गई थी, वही उन लोगों को कहना था, वहाँ पर कहिए, कोई ऐसी खास बात नहीं। हम तो बोल ही दिए थे कि हम लोगों को निकलने दीजिए, ठीक ही। बेंगलुरु विवाद को सीएम नीतीश ने न सिर्फ बेबुनियाद बताया बल्कि एनडीए के नए गठबंधन पर भी जमकर तंज कसा। सीएम के इस तंज में निशाने पर जीतन राम मांझी थे, चिराग थे और कई ऐसे दल थे जो हाल फिलहाल में बीजेपी के साथ गठबंधन से जुड़े हैं। सीएम ने साफ कहा 24 में मुकाबला कड़ा होगा और एनडीए को इंडिया से करारा जवाब मिलेगा। अभी चूंकि हम लोग एक मीटिंग करवा दिए तो इसलिए इन लोगों को लगा कि एक मीटिंग कर लें। आप बताइए ना, अजय लोगों का नाम आया है तो किसी का जानते हैं कौन सी पार्टी है? अरे हम लोग क्या, तो जो मीटिंग हुआ है उसमें तो सब नोन है ना पार्टी। 16 पार्टियां तो सब राज्यों की, बाकी सब राज्यों में और भी रीजनल पार्टी है, तो वो सब तरह से हुआ है। इनका तो ऐसे ही है। अब किसी को हम निकाल दिए तो वो सब तो हम तो जान कर कहे थे कि ज्वाइन करिए या बाहर जाइए। हम जानते थे वो रहेगा यहाँ, ये जो 23 तारीख को होना था और वो मीटिंग में बैठता तो सब खबर देता बीजेपी को, हम जान गए थे। इसलिए हमने कह दिया था, हम लोगों ने बैठ करके इन्हीं को भेज दिए थे कि या तो आप मर्ज करिए नहीं तो जाइए, और 2 दिन का टाइम है। बेंगलुरु विवाद पर सीएम के जवाब में सियासी हमले भी हैं, विपक्षी एकता की ताकत भी है और बीजेपी के लिए सियासी संदेश भी कि बीजेपी की अफवाहों का जवाब इंडिया से करारा मिलने वाला है। पटना से संवाददाता एसके राजीव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज बाइस्कोप। तो जो कयास लगाए जा रहे थे, या यूँ कहें कि राजनीति के गलियारों में एक ये शिगुफा छोड़ा जा रहा था कि नीतीश कुमार नाराज होकर निकले हैं बेंगलुरु की बैठक से। आज इस पर उन्होंने सफाई दी है। क्या वाकई ये सफाई सही है या फिर उन्होंने इसे एक तरह से मैनेज करने की कोशिश की है? हम रुख करेंगे पटना स्टूडियो का, जहाँ हमारे साथ रेसिडेंशियल एडिटर एसके राजीव जुड़े हुए हैं, साथ ही खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हम पार्टी के मुख्य प्रवक्ता विजय यादव हैं और थोड़ी देर में आप प्रवक्ता दिल्ली से अंगेश सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल पटना का रुख करते हैं। सबसे पहले इसके राजीव, आपसे शुरुआत करते हैं। ये जो सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम नीतीश होकर बेंगलुरु से वापस लौटे और जो कल दिखा जिस तरह आए, वो तो लग भी रहा था, अंदाजा भी लगाया जा रहा था कि जो संयोजक को लेकर बातचीत चल रही थी, क्योंकि इसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी, वो बात नहीं बन पाई इसलिए नाराजगी थी। लेकिन आज खुद नीतीश कुमार ने इन तमाम तस्वीरों को साफ किया है। क्या वाकई तस्वीरें साफ है या पर्दे के पीछे अभी बहुत कुछ है? नहीं, देखिए आसिया, नीतीश कुमार अगर आप किसी से आप पूछेंगे कि भाई आप चोर हैं तो क्या वो इस बात को स्वीकार करेगा? इसको अगर आप दूसरे अर्थों में देखें तो आज नीतीश कुमार जिस तरीके से मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि भाई उनका चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी और राजगीर उनको जाना था, इसलिए वो जल्दी से चले आए। अब सवाल ये है आसिया कि राजगीर उनको आज जाना था, 12 बजे करीब उनका कार्यक्रम था और वो कल अचानक पहुँच जाते हैं पटना। जब वो आते हैं तो ये वही नीतीश कुमार हैं जो जब भी पटना आते हैं दिल्ली से या कहीं से भी, तो वो निश्चित तौर पर एयरपोर्ट पर रुक करके मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं, मुस्कुराते भी हैं, मीडिया कर्मियों से भी बात करते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिला
कि नीतीश कुमार कल आए और वो मीडिया की तरफ उन्होंने देखा तक नहीं और सीधे उनकी गाड़ी जो है वो सीएम हाउस की तरफ यानी चल कल पड़ी। का जो ये एक बात। एक्शन था वो बता गया कि वो नाराज हैं, और आज डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी, दोनों चीजें। नहीं, देखिए एक्शन में जो रिएक्शन था नीतीश कुमार का, वो यह बताने के लिए काफ़ी था कि नीतीश कुमार के साथ सब कुछ कल की बैठक में ठीक ठाक नहीं हुआ है। हालांकि आज जब वो पटना आए राजगीर से लौट करके, उन्होंने राजगीर में भी अपने स्पीच में कहा कि भाई ये जो मीडिया वाले हैं इनकी भी अपनी व्यवस्था है कि इनको जो कहा जाता है आका की तरफ से यही वो छापते हैं, लेकिन आप चिंता न करें, जब मेरी सत्ता आएगी, यानी कि उनको अभी भी इस बात की इच्छा है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, उनको ये चीज़ लग रहा है, तो फिर मीडिया को पूरी तरीके से आज़ादी देंगे। ये आज राजगीर में उन्होंने ये बयान दिया है। और जब वो पटना आए तो उन्होंने यह कहा कि भाई आप लोग तो अनाप शनाप लिखते हैं, जो मन हो जाता है वो आप लोग लिख देते हैं, और जो आका का हुक्म होता है वही आप लोग लिखते हैं। मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन कल की मैं कुछ तस्वीरों की चर्चा करना चाहूँगा आपसे। देखिए, नीतीश कुमार निश्चित तौर पर ये जो महागठबंधन जो अभी इंडिया का रूप ले चुका है, वो पूरी तरीके से इसके जो अगुवा रहे हैं वो नीतीश कुमार रहे हैं। नीतीश कुमार ये ऐसे नेता हैं इसका महागठबंधन के, जी आपको पता है कि जो उड़ीसा गए थे, पश्चिम बंगाल गए थे, स्टालिन के पास गए थे, दिल्ली गए थे, तमाम विपक्षी नेताओं से मिले थे, यानी कि विपक्षी कुनबे को एकजुट करने में इनकी एक बड़ी भूमिका। यही वजह है कि जब 23 तारीख को पटना में बैठक हुई थी तो नीतीश कुमार न सिर्फ उसकी अगुवाई कर रहे थे, बल्कि नीतीश कुमार यहाँ से एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे राष्ट्रीय स्तर पर कि भाई बिहार जो है वो एक बार फिर से प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है। देखिए, यही नीतीश कुमार कल जब बंगलोर पहुंचते हैं तो इनका पोस्टर से स्वागत किया जाता है। अब देखिए, कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर, कांग्रेस शासित प्रदेश है, और वहाँ पोस्टर पर लिखा रहता है अनवांटेड पीएम। दूसरी तरफ भागलपुर जो ब्रिज जो गिरा है उसकी तस्वीर लगी रहती है और ये लिखा रहता है कि 1700 करोड़ का स्कैम। नीतीश कुमार की जो छवि रही है वो सुशासन की छवि रही है, एक ईमानदार राजनेता की छवि रही है। और दूसरी तरफ अगर प्रधानमंत्री बनने की इनकी चाहत भी है तो इनकी चाहत पे पलिता कौन लगा रहा है, तो भाई कांग्रेस लगा रही है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस कभी यह नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार जो हैं वो ऐसे गठबंधन को लीड करें, ऐसे गठबंधन की अगुवाई करें ताकि आने वाले दिनों में वो एक बड़े चेहरे के रूप में खुद को एस्टैब्लिश कर सकें। प्रॉब्लम यहीं पर है। देखिए, कांग्रेस कल जब सोनिया गांधी मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रही थी तो आप देखिए होंगे कि उनके बगल में नीतीश कुमार नहीं बैठे थे, उनके बगल में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उसके बाद फिर नीतीश कुमार हैं, और वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी बैठी हुई हैं। यानी कि ममता बनर्जी के सामने नीतीश कुमार का कद जो है वो छोटा हो गया है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं से बैकफुट पर लाने की पूरी कोशिश कर रही है नीतीश कुमार को, और यही वजह है कि नीतीश कुमार कल उससे काफ़ी परेशान हुए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरुआत होने से पहले ही वहाँ से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके पटना की ओर मुखातिब हो लिए। जी आसिया, कई सारी बातें हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं और धीरे धीरे एक एक कर वो पर्दे के सामने आ जाएंगी। और अब रुक करते हैं, हमसे रिएक्शन लेते हैं। विजय जी, नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा एनडीए को जवाब इंडिया देगा और ये चुनाव वाकई दिलचस्प होगा और कई टक्कर इंडिया। रुक करते हैं मेहमानों का। पटना स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम के मुख्य प्रवक्ता विजय यादव, साथ ही हमारे रेसिडेंशियल एडिटर SK राजीव, और दिल्ली से जुड़ चुके हैं हमारे साथ आप के प्रवक्ता हैं अंगेश सिन्हा। आप तीनों का एक बार फिर से स्वागत है। विजय यादव जी, आवाज़ आपको नहीं मिल पा रही थी। जिस तरह आज बयान दिया है नीतीश कुमार ने कि एनडीए की टक्कर इंडिया के साथ है और ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है, इंडिया कड़ी टक्कर देगा, तो क्या लग रहा है कि ऐसा सीन, ऐसी सिचुएशन है कि एनडीए को वाकई अब इससे डरने की जरूरत है या इस तरह से रणनीति बनाने की जरूरत है ताकि वो इंडिया का मुकाबला कर सके? ऐसा है कि टोटल देश के भ्रष्टाचारियों एक जगह बिहार से लेकर बेंगलोर तक ये लोग बैठक कर रहे हैं। इन लोगों को भय हो गया है कि भाजपा की सरकार रहेगी, नरेंद्र मोदी जी रहेंगे तो हम लोग को इस धरती पर और देश से भागना पड़ेगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी हैं। आज तक ने लूटने का काम किया, देश बचाने का काम की नहीं है। ये परिवारवाद में लिप्त रहे हैं, ये हमेशा अपने परिवार के लिए और देश के लिए नहीं सोचे। एक सोच रहे हैं कि कैसे मैं देश के पैसा सब हड़प लूं। नरेंद्र मोदी उसी को खिलाफ ये लोग लड़ रहे हैं। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, ये लोग लाख कोशिश कर रहे, लेकिन 400 सीट से नरेंद्र मोदी अगला प्रधानमंत्री फिर बनने जा रहे हैं। और ये लोग भ्रष्टाचारियों को बार बार यही दिक्कत हो रही है कि कल कहीं
हम लोग एक नहीं होते हैं ये लोग की दिक्कत होगी। और ऐसा जी ये लोग अगला तो मीटिंग बॉम्बे करने जा रहे हैं। इन लोग का ना अभी नेता का चुनाव हुआ, न मुखिया का चुनाव हुआ, न कौन कन्वेनर बनेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा। आपने देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री बिना पीसी में अटेंड किए वहां से भाग चले, लालू यादव भाग चले, तेजस्वी यादव भाग चले। ये लोग आपस में एक जगह नहीं रह सकते हैं। देखिए चोर चोर मौसेरा भाई होता है, लेकिन साधु साधु में जो जोगी जोगी होता है होली नहीं हो सकता है। तो ये लोग सबका स्वार्थ है, इसलिए इंडिया बना ले, ऑल इंडिया बना ले, जो भी बना ले, ये लोग का गठबंधन चलने वाला नहीं है। इन लोग में एकजुटता नहीं रहेगा, ये लोग टाई फिस रहेंगे। इसी एनडीए में हम जुड़ा, उसके पीछे क्या स्वार्थ था? अगर इंडिया में स्वार्थ है तो एनडीए में क्या था? ठीक है, चलिए विजय जी, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अंगेश जी, आप सुन पा रहे हैं? विजय जी ने अभी कहा कि स्वार्थ से सभी पार्टियां एकजुट हो रही हैं और संयोजक के पद को लेकर ही अभी से खींचतान है, तो आने वाले दिनों में ये इंडिया बिखर ही जाएगा, बिखरता हुआ ही नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आप, किस तरह आपकी पार्टी यानी कि केजरीवाल की पार्टी इस विपक्षी एकता को मजबूती से पकड़ कर रखी? क्योंकि पटना की बैठक के बाद जिस तरह से अलग अलग तेवर सबके नजर आए, दूसरी बैठक में हालांकि मजबूती दिखी, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह निकल कर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ नहीं दिखे, तो कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और जो हमारे सहयोगी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जहां तक रही बात की, जो मैं सुन पा रहा था कि हमारे विजय जी, मित्र विजय जी कह रहे थे कि डरे हुए हैं, बौखलाहट है, ये है वो है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फिर हम लोग ठीक है, आपकी बात को मैंने मान लिया कि हम लोग डरे हुए हैं, हम लोग विपक्ष में हैं। तो कल के ही दिन 38 पार्टियों की मीटिंग नरेंद्र मोदी जी क्यों बुलाया था, जबकि नरेंद्र मोदी जी ने संसद में यह सीना ठोक करके बोला था कि एक अकेला ही सब पर भारी है। तो फिर 38 दलों की मीटिंग क्यों बुलानी पड़ी? पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, जो एनडीए की बात की जा रही है, जब 2014 और 2019 की चीजों का मूल्यांकन करेंगे तो आपको यह दिखेगा कि जो इनके पुराने सहयोगी जो इनके थे, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो जदयू हो जो महत्वपूर्ण घटक है बिहार में, चाहे वो शिवसेना हो महाराष्ट्र में, जो कि बड़ी पार्टियां हैं, पार्टी है, और जिनके बिना ना तो महाराष्ट्र में और ना तो पंजाब में ना तो बिहार में ये कभी सत्ता में आने के लिए सोच भी सकते हैं। तो ऐसी पार्टी अगर इनसे हट करके हम लोग के साथ में आ गई है, तो कुछ पहले तो नरेंद्र मोदी जी को अपने कार्यशैली, व्यक्तित्व और जनता के प्रति जो उनका दायित्व था उसको ना निभा पाने की जो अक्षमता है उसके ऊपर में सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, हम लोग क्यों एकत्रित हुए हैं एक साथ में? इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के शासन में जो जनता के ऊपर में, जो जनता ने जिस भरोसे से इनको वोट दिया था कि महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, रोजगार 2 करोड़ रोजगार प्रति साल में मिलेगा, आप भारत की सीमाएं सुरक्षित होंगी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि चीन हमारे देश के बॉर्डर पे इतना बड़ा खलबली मचाता है और कब्जा करते जाता है। आपके पास यानी इंडिया के पास बहुत सारे मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए, लेकिन सरकार के पास भी तो अपनी उपलब्धियां हैं बताने के लिए। मुझे थोड़ा सा मौका दे, मैं क्लियर कर देता हूं अपनी बातों को, कि जिस मुद्दे पे भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास किया था और वोट दिया था, उसमें से एक भी अपेक्षाओं पर मोदी जी 10 साल में खरे नहीं उतरे हैं। और इतनी डरपोक सरकार है कि विपक्ष के एक सरकार को गिराने का ये काम लगातार कर रहे हैं, चाहे कर्नाटका हो जो पिछली सरकार थी, अब तो कर्नाटका में एक सरकार, नई सरकार कांग्रेस की आ गई है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे हमारी दिल्ली की सरकार को गिराने का इन्होंने काम किया। अब तो सुप्रीम कोर्ट के जो 5 सदस्यीय बेंच का जो ये आदेश था, उसको इन्होंने अध्यादेश के माध्यम से खारिज कर दिया। इतनी डरपोक और कमजोर सरकार के खिलाफ में एकजुट होने की जरूरत नहीं है।
हम केवल संविधान को बचाने के लिए और जनता की अपेक्षाओं पे खड़े होने के लिए एक साथ जुटे। चलिए विजय जी, आप उम्मीद करती हूँ आप सुन रहे होंगे जिस तरह अंगेज सिन्हा ने आरोप लगाया है कि किसी भी वादे पर केंद्र सरकार खरी उतरती हुई नजर नहीं आई है। एनडीए को डर लगा तभी 38-39 पार्टियां इकट्ठा हुई और बैठक हुई। ये बैठक जो विपक्षी एकता है उस बैठक से डर गई है एनडीए। देखिए, इनके नेता तो बिहार से भाग चले हैं और ये क्या बात करेंगे। देखिए, यहाँ धर्म और धर्म की लड़ाई है। नरेंद्र मोदी जी धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लोग धर्म की लड़ाई लड़ रहे। जितने ये लोग हैं, ये सबको भ्रष्टाचारियों का डर हो गया, भय हो गया है कि आने वाला समय में माननीय नरेंद्र मोदी को नहीं बख्शेंगे। अरे नरेंद्र मोदी का सारा देश जय जयकार कर रहा है, ये लोग छोटे दल वाले क्या बतलावेंगे। ये लोग तो चल रहे हैं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का पिछलग्गू ये लोग इनके नेता बने हुए हैं। मैं कहता हूं कि आने वाला समय में कहते हैं कि बेरोजगारी देश में है, महंगाई है। मैं कहता हूं कि ना बेरोजगारी है ना महंगाई है। आप भूख से मरते हुए कितने लोगों को इस देश में देखा है। पहले आज से 20 साल पहले लोग भूखे मरते थे, लेकिन आज लोग खाते खाते मरते रहे। नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं कि गरीबों को कोरोना काल से ही लोगों को मुफ्त अनाज देने का काम कर रहे हैं। कोरोना काल में भी इतना लोगों को जिंदा करने का उन्होंने काम किया, फ्री में उन्होंने इंजेक्शन देने का काम किया, वैक्सीन देने का काम किया। ये लोग बात कर रहे हैं। देखिए, ये लोग जितने सारे भ्रष्टाचारी हो एक हो जाएं, लेकिन इस देश को जनता समझ रही है कि ये भ्रष्टाचारियों आ जाएंगे, इस देश को लूट लेंगे, फिर से देश गुलाम हो जाएगा। लेकिन भाजपा के नरेंद्र मोदी जी इस देश को गुलाम नहीं होने देंगे, ये लोग को लूटने नहीं देंगे। देश की जनता जान रही है कि आने वाला चुनाव में 400 सीटों पर इनका बहुमत मिलेगा। और महाभारत जब शुरू हुआ था, इसी प्रकार लोग कहते थे कि पांडवों को सेना में कमजोर है नरेंद्र मोदी जी के लोग कमजोर आकर कखड़ी के बतिया बूझ रहे हैं। जब युद्ध छिड़ा तब पांडव ने विजय पाया। उसी प्रकार ये लोग सोच रहे हैं कि हम विपक्षी जितने भ्रष्टाचारी हो गए ईडी सीबीआई के डर से, कैसे नहीं कि लोग छापा मरवा दे, तो ये लोग एक होकर चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पर दबाव डाले। ऐसा देश की जनता नहीं होने देगा। देश की जनता जानती है इस देश को विकास किस कदर से। विजय यादव जी कह रहे हैं कि सब तमाम भ्रष्टाचारियों की पार्टी जमात एकजुट हो रही है, तो क्या ये जो एकजुटता है जो बेंगलुरु में बैठक हुई, हालांकि उसे बहुत सार्थक बैठक बताया जा रहा है, लेकिन आगे चलकर संयोजक पर चर्चा होनी है, सीट शेयरिंग पर चर्चा होनी है, पीएम कैंडिडेट पर चर्चा होनी है, इतना आसान होगा इंडिया के लिए ये सब? थोड़ा विजय जी को शांत करेंगे तो मैं अपनी बात को बोल पाऊंगा। विजय जी जवाब ले लीजिए अंगेश जी का। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो इनके पास है नहीं। देखिए, कांग्रेस हाँ, विजय जी थोड़ा शांत करेंगे तो मैं अपनी बात को बोल पाऊंगा। बोलिए आप अंगेश जी, बोलिए, विजय जी शांत हो जाएंगे। हाँ, सबसे पहले तो ज्यादा जोर से चिल्ला देने से जनता कन्विंस नहीं हो जाती है। और दूसरी बात जहां तक रही कि भय की बात, तो भय तो नरेंद्र मोदी जी में दिख रहा है। भैया, हम लोग विपक्ष में हैं, 10 साल से विपक्ष में हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं। हाँ ठीक है, क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं और ये स्वाभाविक है कि हम लोग हारे थे। आज पिछले चुनाव में हम लोग हारे थे, तो हम अपने पृष्ठभूमि को, अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो अपराजय है ना, तो अपराजय लोग क्यों डर रहे हैं? और दूसरी बात जहां तक रही कि भ्रष्टाचारी लोगों को एक साथ होने की बात, तो मैं ये बता कि ये जो असम के मुख्यमंत्री हैं जो रोज अलर बलर बात बोलते रहते हैं कि मुस्लिमों के कारण से महंगाई बढ़ रही है, तो इन्हीं के खिलाफ में तो अमित शाह जी ने पंपलेट निकाला था कि जल घोटाला में, ये जो वाटर घोटाला किया था, इन्हीं के खिलाफ तो निकाला। अब ये इनको बुलाकर के मुख्यमंत्री उन्होंने बना दिया। ये महाराष्ट्र में जो अजीत पवार हैं, शरद पवार जी का भतीजे, उनको छोड़कर 2 ही दिन पहले मोदी जी ने घोषणा किया था बहुत बड़ा करप्शन करने वाले हैं, उनको मैं जेल में डालूंगा, ये करूंगा, और चक्की पिसिंग की बात कर रहे थे। मोटा बात ये है, मोटा बात करप्शन सिद्ध नहीं हुआ। बात सुन लीजिए, मोटा ये है कि नरेंद्र मोदी जी को तो सत्यपाल मलिक जी ने बोला, और हम लोग का बहुत पहले से मानना है कि नरेंद्र मोदी जी को भ्रष्टाचार कोई विरोध नहीं है।
नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार को अपने पक्ष में करना है, इसलिए दुनिया के जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उन सबको अपने दल में शामिल करना चाहते हैं। पूरे दुनिया का भ्रष्टाचारी विदेश भी जाते हैं ना, तो जो भ्रष्टाचारी राष्ट्राध्यक्ष है उनको अपने भाई बना लेते हैं। ये पूरे दुनिया में भ्रष्टाचार का देश बना रहे हैं और ये भारत की अस्मिता के ऊपर में कलंक है। आपके नेता काहे नहीं भाई बन जा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, इनके जो भाई आपके नेता क्यों नहीं भाई बन जा रहे हैं? भाई अडानी जी, नरेंद्र दामोदर का नहीं अडानी जी नहीं नरेंद्र है। दामोदर का अडानी जी को बेटे हैं। आपके नेता क्यों नहीं भाई बन जा रहे हैं? अडानी जी को आपके नेता का भी हम लोग स्वागत करेंगे। अडानी जी को हवाई जहाज से लेकर के पाताल तक, पानी से लेकर हवा तक, आयरन ओर से देश में तो अडानी है। ये क्यों कर रहे हैं? कि बात कीजिएगा। और अरे पूरे मुद्दा देश बढ़ाइए, मुद्दा बढ़ाइए। को 80 करोड़ आबादी का जितने भ्रष्टाचारियों का मुद्दा नहीं मिलेगा, अडानी की बात कीजिएगा। सुनते रहो। मुद्दा बढ़ाइए। कर्म की बात है, कर्म की बात है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ आबादी ऊपर समाज से खत्म किया जा रहा है और अडानी जो विश्व का नंबर 1 जो अभी हो रहा है और ये और जो 5 आपको श्रम आप लोग चलिए अंग्रेज जी, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे बहुत छोटे में। ये बताइए कि पीएम कैंडिडेट इस इंडिया में कौन होगा? केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, नीतीश हैं, राहुल गांधी हैं, आखिर किसके चेहरे पर मुहर लगनी चाहिए? देखिए, ये लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दें, समय आने पे वो घोषित होगा, लेकिन आपकी इच्छा क्या है? जिस तरीके से पिछला चुनाव में लोग लड़ते रहे ना, इस बार इनको जवाब दिया जाएगा। क्या बन गया है अब? आपका नेता भागेगा कि महाराष्ट्र से कि नहीं? आपके नेता भागेगा कि नहीं उठकर? ये जो नोटोरियस है इसको इस बार सबक सिखाया जाएगा। इंडिया बन चुका है और इंडिया इनको जवाब देगा, इंडिया की जनता इनको जवाब देगी। इस बार प्रधानमंत्री चुनाव नहीं होने जा रहा है, मोदी जी के खिलाफ इंडिया लड़ेगी, इंडिया का 140 करोड़ आबादी लड़ेगा, जनता लड़ेगी। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, उसके बाद लौटते हैं, कुछ और सियासी चर्चा करेंगे।